हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ लक्ष्मण चौधरी और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल लर्न विथ लक्ष्य पे। आज हम एक नया कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं, वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसके बारे में पढ़ेंगे हम। ये एसएससी और यूपीएससी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, 2-3 क्वेश्चन तो कंपलसरी है हर एग्जाम में। इसके अलावा हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के मेकिंग के बारे में, ये कैसे बना है, क्या इसकी चीज़ें इंक्लूडेड है, हमें पता होना चाहिए। एक जनरल पर्सपेक्टिव को देखते हुए हमें ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए, पता होनी चाहिए। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस टॉपिक का ऑब्जेक्टिव क्या है। ये टॉपिक हमें हेल्प करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ब्रीफली समझने के लिए। इसके अलावा इसके अंदर बहुत सारी टॉपिक, सब टॉपिक्स इंक्लूडेड है, उनको हमें समझना है, अच्छे से क्लियर करना है, कॉन्सेप्ट्स को, बेसिक्स को लेके चलना है। बेसिक्स अगर क्लियर हो गए तो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगी। और इस टॉपिक का इंपॉर्टेंस क्या है, तो ये गवर्नमेंट एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव में हमें यूपीएससी एसएससी एग्जाम्स के लिए क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं उनसे रिलेटेड पॉलिटी को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है। 2-3 क्वेश्चन तो आपको हर एग्जाम में देखने को मिल ही जाएगा, चाहे वो रेलवे एग्जाम हो, एसएससी हो, यूपीएससी में तो आता ही है। ठीक है, और ये हमें अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है कि टॉपिक को हम कितना डीपली समझ सकते हैं। कोर्स ओवरव्यू की इस टॉपिक के अंदर सबसे पहले हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की स्टडी करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना है, उसके पीछे क्या हिस्ट्री छुपी हुई है। उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशन बनने में कितना टाइम लगा, कैसे वो पूरा प्रोसेस कंप्लीट हुआ, उसके बाद में इसके अंदर क्या क्या फीचर्स इंक्लूडेड है, प्रीएम्बल क्या है इसकी, कितने शेड्यूल्स हैं, क्या फंडामेंटल राइट्स है, क्या ड्यूटीज़ है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज किसको बोलते हैं, यूनियन एग्जीक्यूटिव कैसे वर्क करते हैं, कैसे उनका फॉर्मेशन हुआ है, पार्लियामेंट कैसे वर्क करता है, पार्लियामेंट का फॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टेट एग्जीक्यूटिव कैसे वर्क करते हैं, और साथ ही साथ लेजिस्लेटिव कैसे वर्क करता है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एटसेट्रा, उनके पास क्या पावर्स होती है। ये सब कुछ हम इस कोर्स के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, सो द फर्स्ट chapter of this course is what the historical background of this topic। constitution की historical background क्या है उसके बारे में सबसे पहले हम देखते हैं। तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि constitution होता क्या है। तो constitution क्या है, it is a written और in some countries unwritten rules by the administrative are वर्किंग। एडमिनिस्ट्रेटिव जिन कॉन्सेप्ट को फॉलो करके वर्क करता है, जिन रूल्स को फॉलो करता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे जाते हैं। किसी भी कंट्री का आप एग्जांपल लिख सकते हैं, अगर जहाँ पे डेमोक्रेसी है वो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं। मोनार्की और डिक्टेटरशिप में ये नहीं आता है, वहाँ पे कोई रूल फॉलो नहीं किया जाता है। ठीक है, इन इंडिया की अगर बात करते हो तो सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी जब इंडिया में आई थी 1600 अराउंड में, तब उस टाइम से ही ये स्टार्ट हुआ था, अगर बैकग्राउंड के ऊपर बात करते हैं तो। ठीक है, तो जब वो आए उनका मेन पर्पस क्या था ब्रिटिशर्स का, कि वो ट्रेड करने आए थे, उनको ट्रेड करना था यहाँ के। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश क्वीन एलिजाबेथ से परमिशन ली 1600 में कि हमें ट्रेड करना है इंडिया के साथ, देन हमें आप अलाउ करो, हम वहाँ जाएंगे और ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे। ओके, तो कंपनी ने एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, COD इन शॉर्ट याद करने के लिए, वो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई। ठीक है, उसके अंदर उन लोगों को रखा जो सारे कंपनी के ऑपरेशंस को देखती थी। ठीक है, अब जब ये यहाँ पे आए और फिर इन्होंने मुगल, जब उस टाइम इंडिया में मुगल रूल था, मुगल रूल से परमिशन ली कि हमें ट्रेड करना है, उन्होंने डिक्लाइन कर दिया कि हम परमिशन नहीं देंगे। फिर जैसे ही मुगल एम्पायर का डिक्लाइन स्टार्ट हुआ आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब इन 1707, कंपनी को एक अपॉर्चुनिटी मिली कि हम इंडिया को अपना सेंटर बना ले, यहाँ पे कैप्चर कर ले, यहाँ पे रूल करना स्टार्ट कर दे। तो यहाँ पे उन्होंने 1757 में बैटल ऑफ प्लासी फॉर्ट हुई। उसके बाद में कंपनी को इसमें बड़ी विक्ट्री मिली और उन्होंने ब्रिटिश फाउंडेशन का एक तरह से फाउंडेशन कर दिया इंडिया में। ओके, अब कंपनी ने इसके बाद में बैटल ऑफ बक्सर 1767 में शाह आलम जो नवाब थे अवध के, उनके अगेंस्ट फोर्ट हुआ।
वो वॉर भी ब्रिटिशर्स जीत गए और कंपनी को एक तरह से स्ट्रॉन्ग एक पॉइंट मिला कि ठीक है, हम इंडिया पे रूल कर सकते हैं, हम ट्रेड की जगह इंडिया के ऊपर अपना पावर जमा सकते हैं। बहुत ईजी है क्योंकि यहाँ के लोग आपस में लड़ते रहते। अब बिना किसी परमिशन की ये होता रहा और ब्रिटिश गवर्नमेंट को इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि कंपनी क्या कर रही है इंडिया की में। तो इसके इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कंपनी ने लॉर्ड नॉर्थ कमेटी सेटअप की और उनको भेजा गया कि आप देखो कि कंपनी की क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही है। और उन्होंने इसको रेगुलेट करने के लिए एक्ट 1773 इंक्लूड किया, जिसमें कंपनी को 20 इयर्स और फर्दर वर्क करने का लाइसेंस दिया गया। एक गवर्नर ऑफ बंगाल पोस्ट इंट्रोड्यूस हुई 1758 में, ठीक है, जिसको बाद में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल उससे बड़ी पोस्ट में कन्वर्ट कर दिया गया। और द फर्स्ट गवर्नर जनरल वाज वॉरेन हेस्टिंग्स, 1758 में इनको बनाया गया था, ठीक है। अब इसके बाद में कंपनी का ईस्ट इंडिया एक्ट इंट्रोड्यूस किया कंपनी के लिए, दैट इज 1784 में इम्प्लीमेंट हुआ था, जिसमें एक नई चीज़ इन्होंने इंक्लूड की, दैट इज बोर्ड ऑफ कंट्रोल, BOC, जिसमें जितने भी डायरेक्टर्स होते थे वो सारे पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक पावर्स को कंपनी से शिफ्ट करके कहाँ शिफ्ट कर दिया गया, ब्रिटिश गवर्नमेंट पे। जितनी भी चीज़ों के ऊपर अब डिसीजन लेना होता था वो सारा ब्रिटिश गवर्नमेंट लेती थी, कंपनी का कोई भी उसमें रोल नहीं था। वो एक तरह से वर्कर्स जैसे हो गए। इसके बाद में चार्टर एक्ट आया 1793 में। इसमें जो BOC इंस्टीट्यूशंस था वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे अपनी पावर का मिसयूज़ करते थे। इसको लेके सर दादा भाई नौरोजी ने एक बुक लिखी, दैट इज ड्रेन थ्योरी ऑफ इंडिया, कि यहाँ से सब कुछ वो निकाल के अपने देश, अपनी कंट्री लेके जा रहे हैं और यहाँ पे पावर्स का मिसयूज कर रहे हैं, ठीक है। और आफ्टर द 20 ईयर्स द चार्टर एक्ट 1813, उसमें बोला गया कि मोनोपोली हो एक्सपोर्ट की। इसके अलावा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोस्ट को और बढ़ा दिया गया, उसकी पावर्स को इंक्रीज कर दिया गया और अब उसे गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया बोलते हैं, जो कि प्रेजेंट टाइम के प्राइम मिनिस्टर के बराबर है पोस्ट। एंड साथ ही इंडियन काउंसिल फॉर्म की गई, जो कि प्रेजेंट टाइम में लोकसभा के इक्विवेलेंट है। इन दोनों चीज़ों को ब्रिटिश एक्ट, जो चार्टर एक्ट था 1833, उसमें लागू किया गया। इसके बाद आया चार्टर एक्ट 1853, जिसमें ओपन रिक्रूटमेंट पॉलिसी इंट्रोड्यूस की गई। जैसे UPSC प्रेजेंट टाइम में वैसे ही ओपन रिक्रूटमेंट करते थे, ये इंडियंस को भी लेते थे, ठीक है। और इसके साथ ही एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर जो होता है, दोनों को सेपरेट किया गया चार्टर एक्ट 1853 में, ठीक है। इस एक्ट के जस्ट बाद ही रिवोल्ट हो गया 1857 में। हमें पता है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था इंडिया के लिए। और जैसे ही रिवोल्ट के आउटकम आए, उसके बाद में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसने डिसाइड किया कि EIC को बंद कर दिया जाए, ईस्ट इंडिया कंपनी को। इसकी जगह जो ब्रिटिश इंडिया का सारा कंट्रोल था वो उन्होंने, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने अपने हाथों में ले लिया और कुछ पॉलिसीज़ को इंट्रोड्यूस किया। वो पॉलिसीज़ थी कि एक नई पोस्ट को इंट्रोड्यूस किया गया, दैट इज़ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। जो प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट होता है, वो उस टाइम पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, जो कि गवर्नमेंट जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया से अबव पोस्ट थी। जो फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था वो थे लॉर्ड स्टैनले, ठीक है। एंड गवर्नर जनरल की पोस्ट को कन्वर्ट कर दिया गया वाइसराय में, और जो फर्स्ट वाइसराय हुए वो थे लॉर्ड कैनिंग। इसके साथ साथ जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पॉलिसी थी, जो कि वन ऑफ द रीज़न था फर्स्ट रिवोल्ट का, उसको इन्होंने बिल्कुल ही बंद कर दिया। अब किसी भी प्रोविंस को इंक्लूड होना था अगर वो ब्रिटिश इंडिया के अंदर, तो वो अपनी मर्जी से इंक्लूड हो सकता था, उसके ऊपर किसी भी तरह का बर्डन नहीं डाला गया, ठीक है। एंड इसके बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया 1858 एंड और साथ साथ इंडियन काउंसिल एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया 1861 में, जिसमें फॉर द फर्स्ट टाइम
डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात की गई और इंडियंस पीपल थे उनको भी एज ए मेंबर इंडियन काउंसिल में ऐड किया गया बाय ए नॉमिनेशन। और जो ब्रिटिश पॉलिसीज थी डिवाइड एंड रूल और कैरेट एंड स्टिक्स उनको हटा दिया गया। एंड आफ्टर दैट 1895 में सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक थे जिन्होंने सबसे पहले इंडिपेंडेंस की बात की थी और एक फर्दर कॉन्स्टिट्यूशन को जिक्र किया था कि इंडिया के लिए एक अलग से कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, उसी सेट ऑफ रूल्स को लेके इंडिया रूल करे। और इसके बाद में ब्रिटिश पार्लियामेंट जो थी उन्होंने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को लेके इंडियंस को एक्सप्लोइट करना चालू किया, जिसका फर्स्ट एग्जांपल है मोरले मिंटो रिफॉर्म जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 में आया, जिसमें फर्स्ट टाइम कम्युनल रिप्रेजेंटेशन इंट्रोड्यूस किया गया कि इलेक्शंस होते तो अलग अलग कम्युनिटी के लोगों को अलग अलग इलेक्शंस के लिए बोला गया कि ठीक है आप अलग अलग करो, अलग अलग इलेक्टोरेट्स डाला गया जानबूझ करके। और इसी का रिजल्ट था इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन जो इंडिया इंडिपेंडेंस के टाइम पे हुआ। और इसके अलावा मॉन्टेज एंड क्लेम्सफोर्ड रिपोर्ट 1990 में आई थी जिसमें 2 लिस्ट इंट्रोड्यूस की गई थी, रिजर्व और ट्रांसफर सिस्टम। रिजर्व जो लिस्ट थी उसके अंदर डिफेंस और फाइनेंस को डाला गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए। ट्रांसफर लिस्ट थी जिसमें एग्रीकल्चर इरिगेशन को डाला गया जो कि इंडियंस के लिए जो किसी काम की नहीं थी, इसलिए इंडियंस को डाला गया जिसमें ज़्यादा कोई फैसिलिटी थी। डिफेंस सर्विसेज को उन्होंने खुद के लिए रखा। और थर्ड वन इज़ बाइकैमरलिज्म या 2 हाउस सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया जिसमें एक अपर हाउस बनाया गया और इंडियंस को लॉ मेकिंग प्रोसेस में डाला गया। दैट इज़ जस्ट ए आई वॉश, वो बस दिखाने के लिए कि ठीक है हम इंडियंस को भी इंक्लूड कर रहे हैं लॉ बनाने के लिए। इंडिया के लिए लॉ बन रहा है तो उसमें इंडियंस भी इक्वली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बट वो एक आई वॉश था, वो बस दिखाने के लिए था कि इंडियंस को हमने रखा है। ओके। एंड आफ्टर दैट इन 1927 बिर्किनहेड जो कि इंडियन पुलिस कमिश्नर थे उन्होंने इंडियंस को बोला अनसिविलाइज्ड और एक तरह से चैलेंज किया इंडियंस को कि तुम तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन बना के दिखाओ। तो 1928 में जो नेहरू रिपोर्ट थी मोतीलाल नेहरू जी ने प्रेजेंट की, उन्होंने एक कॉलोनियल कॉन्स्टिट्यूशन प्रेजेंट किया, मींस आवर लॉ योर गवर्नेंस। उन्होंने बोला कि हम अपना लॉ बनाएंगे लेकिन रूल आप करोगे, ठीक है। ये बहुत ही एक्सेप्टेबल नहीं था, इसलिए इन 13 दिसंबर 1929 जब लाहौर कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी उन्होंने डिमांड की फुल सेल्फ गवर्नेंस की कि हम अपना खुद का रूल भी रखेंगे, खुद का लॉ भी बनाएंगे, सब कुछ हम ही करेंगे, ब्रिटिशर्स का इसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं होगा, ठीक है। तो 1934 में पटना कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें सबसे पहले फर्स्ट टाइम एम.एन. रॉय थी। एम.एन. रॉय जी ने डिमांड किया फॉर्मल और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का जो कि इंडिविजुअली हो, सेपरेट हो और खुद का हो। इसके बाद आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जिसमें डायरेक्सी को एंड किया गया और प्रोविजंस जो थे उनको शिफ्ट किया गया सेंटर में। और 3 लिस्ट का इंट्रोड्यूस किया गया, फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। अब इस टाइम पे जो टोटल 6 प्रोविजंस थे, 6 एक तरह से बोलो किंग रूल थे, जिसमें से 6 प्रोविंसेस ने इसमें जॉइंट होना चाहा, बाकी ने इसमें जॉइंट नहीं होना चाहा। इसके अलावा आरबीआई भी फॉर्म्ड हुआ जो कि प्रेजेंट टाइम में आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो 1935 में बना। और फेडरल कोर्ट जो दिल्ली में बनाया गया, प्रेजेंट टाइम का सुप्रीम कोर्ट जो है उसको उस टाइम फेडरल कोर्ट बोला जाता था। एंड साथ ही साथ फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन और प्रेजेंट टाइम में जिसको यूपीएससी बोलते हैं वो सेटअप किया गया इलाहाबाद में, ठीक है। एंड इन 1938 इट इज़ डिमांडेड दैट कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी शुड बी मेड बाय वोटिंग, ये भी इन्होंने बोला था। तो बेसिकली 1935 के बाद में इंडिया की फ्रीडम की चीज़ें स्टार्ट हो गई क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 आया और उसमें
इकोनॉमी ऑफ इंग्लैंड बुरी तरह से डैमेज हुई, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी, इसलिए उन्हें मजबूरी में आके इंडिया को इंडिपेंडेंस देना पड़ा 1947 में। ठीक है, इसके बाद में जो अगस्त प्रपोजल आया 1940 में वाइसरॉय लिंकलेथ ग्रो ने, जिन्होंने अप्रूव किया कॉन्स्टिट्यूशन थ्योरेटिकली, कि बोला कोई रिटर्न चीज़ नहीं थी, इसलिए इसको इनवैलिड कर दिया गया, अप्रूव नहीं किया गया। इसके बाद इन्होंने अटेम्प्ट किया 1942 में क्रिप्स प्रपोजल को, जिसमें बोला गया डोमिनिक स्टेटस आपको दिया जाएगा, मींस हाफ इंडिपेंडेंस को अप्रूव किया गया, बट ये कम्प्लीटली इसको रिजेक्ट कर दिया इंडिया ने, क्योंकि इंडिया को क्या चाहिए, पूरी इंडिपेंडेंस चाहिए थी, उन्हें हाफ से कोई मतलब नहीं था, हाफ को किसी काम की नहीं है। इस जो डिमांड थी, इसको उस टाइम महात्मा गांधी जी ने बोला था पोस्ट डेटेड चेक, ये तो आउटडेटेड चेक है, इसका क्या करें हम। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बोला था इंसॉल्वेंट बैंक, मतलब डूबा हुआ बैंक। आपका जो प्रपोजल है बिल्कुल गिरते हुए बैंक से निकल के आ रहा है, तो इसका हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें चाहिए तो पूरी इंडिपेंडेंट दो, वरना ना दो, हाफ हाफ नहीं चाहिए। एंड देन 24 मार्च 1946 को इन्होंने एक कैबिनेट मिशन भेजा। कैबिनेट मिशन के अंदर 3 पर्सन्स इंक्लूडेड थे, जिन्होंने क्या किया, एक कंप्लीट इंडिपेंडेंस प्रपोज की और बोला कि हम एक CAB जो प्लान है उसके अकॉर्डिंग आपको इंडिपेंडेंस देंगे। C एंड B पार्ट जो पार्ट होगा जोग्राफिकली फॉर मुस्लिम्स एंड A पार्ट फॉर हिंदूज। इसका एक मेन रीज़न था जिन्ना और नेहरू के बीच में कॉन्फ्लिक्ट। जिन्ना चाहते थे कि एक अलग से मैं प्राइम मिनिस्टर बनूं, नेहरू जी चाहते थे कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनूं, और वो जिन्ना सपोर्ट करते थे मुस्लिम्स को और उनके लिए एक अलग कंट्री की डिमांड करते थे। उन्होंने ये स्टार्ट हुआ था स्टार्टिंग से, जब ब्रिटिशर्स ने इस चीज़ को स्टार्ट किया था, और ये इतना बड़ा जाके इशू बना था, और प्रेजेंट टाइम में भी ये इशू है इंडिया पाकिस्तान के बीच में, आज भी फाइट होती है इसको लेके। ओके, सो फाइनली विद द एक्सेप्टेंस ऑफ 2 नेशन थ्योरी, माउंटबेटन प्लान अप्रूव किया गया, जिसमें इंडिपेंडेंस दी गई। इंडिया और पाकिस्तान 2 सेपरेट कंट्रीज़ बनाई गई, और दोनों को अलग अलग डेट पे इंडिपेंडेंस मिली। पाकिस्तान में जो माउंटबेटन प्लान था उस पे साइन हो गए थे 14 अगस्त को, इसलिए पाकिस्तान 14 अगस्त को अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करता है। एंड आफ्टर 12 o'clock मिडनाइट इंडिया के उस पर साइन हुए इंडिपेंडेंस पे, इसलिए इंडिया सेलिब्रेट करता है 15 अगस्त को अपना इंडिपेंडेंस डे। ओके, सो ये पूरा अभी तक था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इंडिपेंडेंस का। अब आफ्टर इंडिपेंडेंस कैसे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ, कैसे उसके लिए कमेटी बनाई गई और सारी चीज़ें, वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।